हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। सुनील कांत मुंजाल जी, जो कि पूर्व प्रेसिडेंट CII रह चुके हैं और लंबे वक्त से बजट को देखते आ रहे हैं। हमारे साथ सुमन सिन्हा जी मौजूद हैं। इन दोनों से बातचीत कर, लेकिन सबसे पहला सवाल सुनील जी आपसे, क्योंकि माना यह जा रहा था अंतरिम बजट है, लेकिन घोषणाएं ऐसी हुई कि ये पूर्ण बजट और वोटर्स बजट कहलाने लगा। ये जब सुबह बजट से पहले जो डिस्कशन हो रहा था तो दो चीज़ें लोग कह रहे थे। एक कि ये अंतरिम बजट जैसा रहना चाहिए, दूसरा है क्योंकि इलेक्शन आने वाला है कि नेचुरली कुछ न कुछ पॉपुलिस्टिक अनाउंसमेंट ज़रूर होगा। मुझे दो चीज़ें अच्छी लगी। एक कि इन्होंने अक्रॉस द बोर्ड अनाउंसमेंट्स नहीं की, दूसरा कि जो अनाउंसमेंट्स की हैं वो यूज़फुल और ऑलरेडी ओवरड्यू अनाउंसमेंट्स थी और उनके ऊपर जो एक्सपेंडिचर उन्होंने बोला हम करेंगे, उसके बावजूद ये जो फिस्कल डेफिसिट है वो 3.4% पर मेंटेन किया गया है। ओवरऑल ये पॉजिटिव है कि जो चीज़ें की हैं वो अच्छी हैं, क्योंकि मिडिल क्लास के लिए, रेगुलर इनकम अर्नर के लिए, हाउसवाइफ्स के लिए, एल्डरली के लिए, फार्मर के लिए, इनफॉर्मल सेक्टर के लिए जो इन्होंने ईदर सपोर्ट या प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया है या एग्जम्पशन प्रोवाइड किया है, इससे थोड़ा बहुत सबकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी और सेविंग इंप्रूव होगी, जिससे कि एक्सपेंडिचर मार्केट में आएगा, जिससे कंजम्पशन बढ़ने का पूरा चांस है। लेकिन सर, आपको नहीं लगता कि जितनी भी योजनाएं जिसका ऐलान पिछले 5 बजट्स में किया गया, उसका एक बार फिर से बखान किया गया, उसे ग्लोरीफाई किया गया, और क्योंकि हमने राष्ट्रपति का अभिभाषण भी देखा था, इन सारी योजनाओं का जिक्र उसमें भी किया गया था, तो एक तरह से एक रोड मैप जो चला आ रहा है 5 साल का, उसी का ये एक्सटेंशन के तौर पर देखा जा सकता है। और जिस फिजिकल डेफिसिट की आप बात कर रहे हैं, उसको लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं, क्योंकि एक्सपेंडिचर की बात तो हो गई, लेकिन इनकम कहाँ है? दोनों चीज़ आपने बहुत इंपॉर्टेंट की। एक तो वाकई जैसे आपने कहा कि शायद पहले 30 या 40 मिनट केवल स्टेटमेंट थी कि सरकार ने पिछले 5 सालों में क्या किया, और कुछ हद तक एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि इलेक्शन तो है ही। आप किसी भी डेमोक्रेसी में देखें, इलेक्शन से पहले वाली जो अनाउंसमेंट्स होती हैं, ना केवल बजट की, जितनी अनाउंसमेंट होती हैं सरकारों की, वो एंगल्ड होती हैं ताकि हम सिटीज़न को बता पाएंगे हमने आपके लिए ये किया, आप हमें वोट दोबारा दीजिए। अगर ये नहीं बोलते, आई वुड बी सरप्राइज्ड बाय द वे। और दूसरा आपने जो कहा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितना उन्होंने खर्चे की बात की, 75,000 करोड़ फार्मर्स के ऊपर जो सेविंग्स हैं, टैक्स की 2.5 से 5 लाख बढ़ाया, जितना ये ईदर रेवेन्यू फोरगोन या एक्सपेंडिचर है, वो आएगा कहाँ से, उसकी डिटेल उन्होंने नहीं बताई। शायद वो फाइन प्रिंट में है, मैंने पढ़ा नहीं है बजट। शायद उनकी एक्सपेक्टेशन है कि टैक्स बॉयंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि टैक्स बॉयंसी बढ़ी है पीछे, टैक्स कलेक्शन बढ़ी है, या शायद वो छोड़ देंगे कि अगले बजट में कवर हो, ये मुझे मालूम नहीं कहाँ से आएगा। लेकिन अगर उन्होंने बोला है कि 3.4% तक मेंटेन करेंगे, उम्मीद यह है कि सारे उन्होंने कवर करके ही बोले हैं। सुमन जी, आपसे मेरा सवाल, क्योंकि अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हम पीयूष जी की देख रहे थे, तो उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उन्होंने सबसे ज़्यादा किया है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए इसलिए क्योंकि रोज़गार पैदा करने हैं। क्या आपको ग्राउंड रियलिटी पे वाकई दिखता है ऐसा कि आने वाले वक्त में रोज़गार पैदा होंगे? क्योंकि जो आंकड़े हैं वो सबसे ज़्यादा हैं इस वक्त पिछले 45 साल में, जो कि एक रिपोर्ट बताती है और सजेस्ट करती है कि सबसे ज़्यादा है इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट रेट। देखिए, वो भी जो रिपोर्ट है वो भी वेरीफाई नहीं हुआ है, वैलिडेट नहीं हुआ है सरकार के द्वारा, तो उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा ये कंफर्म करने के लिए कि जो आपने बताया वो सही है कि नहीं है, तो इसलिए उसके बारे में मैं कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि देखिए, हमारे देश में 125 करोड़ लोग रहते हैं, अगर उसमें काफ़ी हद तक मेजॉरिटी उनकी फार्मर्स की है और कैजुअल लेबरर्स की है, अगर उनकी हालत ठीक नहीं है और अगर उनके लिए सरकार कुछ स्कीम्स लाती है, तो ये मुझे लगता है एकदम ठीक बात है, क्योंकि आखिर उनकी ज़िंदगी को सुधारना ये भी काफ़ी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये भी पता है कि काफ़ी पिछले सालों में फार्मर डिस्ट्रेस का इशू जो है वो काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है, तो उनके लिए अगर 75,000 करोड़ रुपए सरकार ने अभी उसका घोषणा किया है कि ट्रांसफ़र करेंगे 6,000 रुपये तक हर साल के लिए, तो मुझे लगता है एकदम अपने तरफ एकदम ठीक बात है, ये करना भी चाहिए। कैजुअल लेबरर्स के लिए एक पेंशन स्कीम की बात की है, उनके लिए सेफ्टी नेट होगा, ये भी ठीक है, मुझे लगता है इसमें कोई एतराज़ करना ठीक नहीं होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये सब अगर आप कर रहे हैं तो इसका कॉस्ट क्या है, इसका कॉस्ट कौन देगा और उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, जो सुनील जी भी कह रहे थे, एकदम ठीक ही कहा उन्होंने कि अगर 3.4% अगर फिजिकल डेफिसिट रही ये सब करने के बावजूद,
तो एकदम ज़रूरी करना चाहिए ये सब चीज़ें, क्योंकि अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन कर सकें और फिस्कल प्रूडेंस को आगे बढ़ा सकें तो फिर तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हमें करना चाहिए। और एक उन्होंने अच्छी चीज़ ये बोली कि उन्होंने सब टैक्स पे को थैंक किया कि मैंने पहली बार ही सुना सरकार की तरफ से कि एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट था दरअसल। उन्होंने एक्नॉलेज किया कि भाई आखिर हम टैक्स पेयर पैसे देते हैं और उसके कारण ये सब स्कीम्स आती हैं, तो एक्चुअली इसका श्रेय हमको जाना चाहिए एज टैक्स पेयर्स, नॉट टू द गवर्नमेंट ओनली। सो आई थिंक दैट वाज अ गुड एक्नॉलेजमेंट। सेकेंड ये बात है कि जैसे सुनील जी ने बोला कि देखिए इलेक्शन का ईयर है तो इसमें कुछ ना कुछ तो स्कीम्स अनाउंस होने ही वाली थी। ये है कि बहुत ज़्यादा नहीं था और बहुत नेगेटिव इश्यूज़ नहीं थे, तो इसलिए मुझे लगता है एक तरह से जो एक बैलेंसिंग एक्ट था इस बजट में, वो भी इंटरिम बजट में, उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से इसको मैनेज किया है। और एक अपने जो 5 साल का जो उन्होंने अनाउंस किया कि क्या क्या स्कीम्स आई हैं और अगले 10 साल तक भी क्या करने वाले हैं, इससे एक थोड़ी कंटिन्यूटी का पता चला कि सरकार के दिमाग में क्या बातें हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेके। और एक तरह से उन्होंने अपना ये कम से कम साफ लेआउट किया कि भाई अगर आप हमारे लिए वोट करेंगे अगली बारी तो आपको क्या मिलेगा हमारी तरफ से। और एक जो विकास की जो बातें पिछले 1-2 साल में थोड़ी डाइल्यूट हो गई थी, वो थोड़ा फिर से उसको प्राथमिकता मिलेगी। लेकिन एक चीज़ जो आपने बीच में कही वो बहुत ज़रूरी है, वो शायद हम सबसे मिस हो रही है। उन्होंने बात की टैक्स असेसमेंट को ऑटोमेट करने की, डिजिटाइजेशन की। हाँ जी, बहुत सालों से हम यही बात कर रहे हैं कि जब कोई भी सिटीजन सरकार के पास जाता है क्लियरेंस या परमिशन लेने, कोई फाइल देने, कोई भी इंडस्ट्री जाती है, उस पॉइंट के ऊपर जहाँ फिजिकल इंटरफेस होता है वहाँ पर डिले होता है, वहाँ फ्रिक्शन होता है, वहाँ करप्शन होता है, वहाँ दिक्कत आती है। अगर इसको आप डिजिटाइज कर दें, ऑटोमेट कर दें, तो बहुत सारी दिक्कत लोगों की लाइफ से निकल जाती है। सो चीज़ें स्मूथ हो जाती हैं। वो जो टाइम आप इंटरेक्शन में, असेसमेंट में लगाते हैं, वो आप प्रोडक्टिव काम के ऊपर लगाएंगे और सिस्टम भी स्मूथ हो जाएगा। अभी हम वहाँ तो नहीं पहुँचे जहाँ सिंगापुर पहुँच गया है, वो तो सरकार आपको बताती है कि आपका टैक्स ये है, आप बिल भेज देते हैं आपको। सो वहाँ तक ऑटोमेट हो जाएगा। उम्मीद है कि हमारा एक्चुअल एम वही है। जैसे 10 साल की विजन की अगर बात कर रहे हैं तो हमारे को पब्लिक सर्विसेज की भी बात साथ में करनी चाहिए। पब्लिक सर्विसेज हम किस तरह तक ऑटोमेट करेंगे, डिजिटाइज करेंगे, ताकि हर एक की राइट बन पाए कि मुझे, मैं सिटीज़न हूँ इस कंट्री का, तो मुझे इतनी राइट है, हर पब्लिक सर्विस मुझे मिलनी चाहिए। नहीं, लेकिन गांव, गरीब और गाय की तो बात हो गई, लेकिन आपको लगता है कि वाकई ये रोजगार देने वाला बजट है? लघु उद्योगों को जिस तरह से बढ़ावा दिया जाना चाहिए था, स्पेशली डीमोनेटाइजेशन, उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से लोग बेरोजगार हुए, लोगों की आय में कमी आई, और स्पेशली एमएसएमईज के लिए एक बहुत बड़ा झटका था उस समय, उसको रिवाइव करने के लिए आपको लगता है कि सक्षम कदम और सक्षम घोषणाएं इसमें की गई? ये जो डिबेट चल रहा है पिछले कुछ महीनों से, मैंने खुद भी पार्टिसिपेट किया कई जगह पर इसमें, कई कॉन्फ्रेंसेस में, कई फोरम्स में नजर आए, लेकिन मुझे थोड़ा सा इसमें ना पर्सपेक्टिव एक हम मिस कर रहे हैं, 2 पर्सपेक्टिव मिस कर रहे हैं। एक कि हिंदुस्तान में जॉब वाली डिबेट हमारे को गलत डिबेट हम करते हैं। हमें डिबेट करनी चाहिए कि जो हमारे पास जॉब ओपनिंग्स हैं, क्या हम उतनी उस तरह की स्किल लोगों को दे रहे हैं कि नहीं। हमारी जो एजुकेशन, ट्रेनिंग और स्किलिंग है वो पैरेलल नहीं है हमारी जॉब ओपनिंग्स के साथ। अब इनकी इंडस्ट्री देखें, नई नई इंडस्ट्रीज आ रही हैं, हम नई इंडस्ट्रीज के लिए लोगों को बहुत कम तैयार कर रहे हैं। वोकेशनल स्किल्स के लिए हम बहुत कम तैयार करते हैं। आप अनाउंस कीजिए कोई जॉब ओपनिंग, आपको हज़ारों सैकड़ों एप्लीकेशन आती हैं, लेकिन सूटेबल कितनी आती हैं, ये सवाल पूछना चाहिए। सो जॉब्स हैं। दूसरा हमारे को ये सवाल पूछना है, क्या जॉब्स के साथ रेक्विजिट वेजेस और स्किल्स अवेलेबल हैं ताकि लोग अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रॉपर रह पाएँ। तीसरी चीज़, कोई भी मुल्क अगर 6.5-7% या उससे ऊपर जब ग्रो करता है, जॉब्स खुद ब खुद क्रिएट होती हैं, क्योंकि जैसे इंडस्ट्री ग्रो करती है, नॉर्मल इंडस्ट्री के अंदर जॉब्स ग्रो नहीं करती, नॉर्मल सरकारों में जॉब्स क्रिएट नहीं होती, लेकिन जब स्मॉल इंडस्ट्री मिड साइज होती है, मिड इंडस्ट्री लार्ज होती है, उनमें जॉब्स क्रिएट होती हैं, और जब नए एंटरप्राइज क्रिएट होते हैं उनमें जॉब्स क्रिएट होती हैं। तो हमारे को सब कुछ करना चाहिए, नए एंटरप्राइज क्रिएट करने के लिए, रूरल इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, और मिड साइज को बड़ा करने के लिए, बड़ी इंडस्ट्रीज को लार्ज करने के लिए, बड़ी इंडस्ट्री को सुपर लार्ज करने के लिए, ग्लोबल करने के लिए। उन स्टेजेस के ऊपर बहुत जॉब क्रिएशन होती है। और इनफॉर्मल सेक्टर इंडिया के अंदर जो मेजर जॉब क्रिएटर है, उसके बारे में हमारे पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन और डेटा नहीं है। वहाँ बहुत जॉब्स क्रिएट हो रही हैं क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है। आप किसी को भी देखिए हिंदुस्तान में, 10 साल पहले क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या थी, आज लाइफ आपको लगता है जनधन योजना, मुद्रा योजना, इनसे? मुद्रा से बहुत फ़ायदा हुआ है। अगर करोड़ों लोगों को ये लोन दिया गया है, उनमें से अगर आधे भी चल पाएँ, अगर आधे भी चल पाएँ और आधे में 1-1, 2-2 अगर जॉब क्रिएट कर दें,
इतना ही कर मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जब काम चलता है किसी में 5, किसी में 10, किसी में 50 जॉब तो क्रिएट होते ही हैं। अगर 2-2 भी कर दें तब भी आप 6 से 10 करोड़ जॉब की बात कर रहे हैं, क्योंकि 6-7 करोड़ लोन आपने दिए। लेकिन सर आपके सेक्टर किसी की बात किसी मेजर में नहीं आ रहे बाय द वे, क्योंकि आपके सेक्टर की बात हुई और इन्होंने कहा कि स्किल लेबर की कमी है और कमी है ट्रेनिंग की। कमी ये नहीं है कि जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही, कमी लोगों की भी है। इट्स अ टू वे प्रोसेस। जॉब और होनी चाहिए, वो भी चाहिए और साथ ही निवेश जो जिसकी बात आपने कही, किस तरह की एक्चुअल ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम्स आप देखते हैं जो प्रॉब्लम्स इन्होंने बताई उसके एडिशन में? देखिए, मुझे लगता है एक होलिस्टिक अप्रोच लेना होता है इसके लिए। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है जॉब क्रिएशन होना चाहिए। नहीं तो अगर आप एजुकेट कर दें लोगों को, स्किल कर दें उनको और फिर जॉब ना मिले उनको, तो उससे और फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो जाती है। तो सबसे तो लेकिन अगर आप एट द सेम टाइम जॉब क्रिएट कर दें और एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई सामने ना आए, उसमें ये प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? नहीं देखिए, अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अगर ठीक रहे तो फिर पैसा तो आ जाएगा, क्योंकि विदेश भर में, इंडिया में भी काफ़ी लिक्विडिटी है और काफ़ी लोग अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को खोज रहे हैं। तो मुझे लगता है कि निवेश आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि उसको ठीक से इन्वेस्ट करके साथ साथ जॉब क्रिएशन के लिए स्किलिंग भी होनी चाहिए, वो दोनों को साथ साथ ही बढ़ना है। और वो साथ साथ नहीं बढ़ेंगे, थोड़ा सा भी इम्बैलेंस हो जाएगा तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये बात सही है कि हम ज़्यादातर जॉब क्रिएशन के बारे में बात करते हैं और स्किलिंग के बारे में उतनी बात नहीं करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो लार्ज कंपनीज़ हैं वो तो कम से कम स्किलिंग कर भी सकते हैं साथ साथ, तो वो एक प्रॉब्लम है, वो एड्रेस हो सकता है। लेकिन जॉब क्रिएशन अगर हम दोनों को देखें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है। और क्योंकि स्लॉग ओवर्स में यहाँ पर छक्का लगाया पीयूष गोयल ने, क्योंकि कई सारे इंडस्ट्रियल से मेरे से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हम तो उठकर जाने वाले थे क्योंकि कुछ भी अनाउंसमेंट इनकम टैक्स को लेकर नहीं होता। सर आखिर में एक सवाल, 10 में से कितने नंबर आप देंगे इस बजट को? नंबर हमने अभी तक कभी नहीं दिया। कभी नहीं दिया। लेकिन इतना कहना ज़रूरी है कि जो इंटरिम बजट से एक्सपेक्टेशन होती हैं, इन्होंने इंटरिम टाइप रखा। जो चीज़ें अनाउंस की वो चीज़ें अच्छी और यूज़फुल हैं। सुमन जी? नहीं, मैं एकदम सहमत हूँ सुनील जी से। बजट मुझे लगता है अच्छा बजट था, इंटरिम बजट है लेकिन फिर भी अच्छा बजट था। और जो गवर्नमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स थे और जो इकोनॉमी के ऑब्जेक्टिव्स थे, मुझे लगता है दोनों मोरलेस मीट हो जाते हैं। आपको लगता है कि बैलेंस था ये बजट? जी। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू।